दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मंथ मार्केट के लिए काफ़ी खराब साबित हो चुका है। अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूँ। हिस्टोरिकल अगर आप देखोगे 50 से लेकर अभी तक का डेटा देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सितंबर और अक्टूबर मार्केट गिरते हैं मोस्टली। तो क्यों गिरते हैं उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है। निफ्टी के टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशंस है उसके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत हो चुकी है, तो उसको आप चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज के बारे में जिनके लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है और कुछ काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अब ये जो बिग न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी कंपनीज के स्टॉक में हो चुका है। कुछ न्यूज़ ऐसी है जिनका इम्पैक्ट होगा मंडे के दिन, तो चेक करते हैं। देखिए, फर्स्ट कंपनी वारी एनर्जीज। स्टॉक आज के दिन यानी कल के दिन 7% की मंदी दिखा चुका है और क्लोजिंग काफ़ी ख़राब थी। अगर मैं चार्ट को दिखाऊं तो चार्ट आप सिंपली नोट कर सकते हैं, कोई भी सपोर्ट इंट्रा डे में काम नहीं आया, लोगों ने इसको काफ़ी बेचा। मार्केट कैप 92,000 करोड़ का है, 40 का पी है। इस सेगमेंट के अंदर ये लीडर है मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो। अब देखिए दोस्तों, न्यूज़ ये है कि कंपनी का स्टॉक गिरा 8% क्योंकि यूएस ने जांच शुरू कर दी है कंपनी के ऊपर, क्योंकि सस्पेक्टेड है ये कंपनी, ऐसा लग रहा है, शक जा रहा है कि टैरिफ का चोरी की है, मतलब टैरिफ को लेकर चोरी की है या फिर हम टैक्स को लेकर चोरी बोल सकते हैं, वो कंपनी ने की है। तो यूएस का जो डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट, वो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो चुकी हैं इन्वेस्टर्स के मन में, क्योंकि यूएस देखो वैसे भी अगेंस्ट है अभी इंडिया के। काफ़ी सारी बातें हमने सुनी है, ट्रंप की तरफ से काफ़ी सारे एक्शंस हमने देखे हैं। अभी फार्मा को लेकर भी एक एक्शन ट्रंप ने लिया है, 100% का टैरिफ लगा दिया है। उसको लेकर भी डिटेल में बातचीत हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप उसको चेकआउट कर लेना। बाकी अभी हम यहाँ पे देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरोप ये है या फिर शक ये है कि इंडिया की जो कंपनी है वारी एनर्जीज, ये क्या करती है, चाइना के जो सोलर पैनल है या सेल्स है उसको लेबल लगा देती है इंडिया का। वो चाइना में बनी हुई है लेकिन उसको मेड इन इंडिया लगा के बेच देती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि ये कंपनी कर रही है, ऐसा लगता है यूएस को। अब देखिए ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, देखो दोनों चीज़ें हैं, 50-50 चांसेस हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही है। बाकी वारी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने बोल दिया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम पॉलिसी के हिसाब से कामकाज करते हैं और पूरी सहायता करेंगे यूएस की इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो कंपनी 100% श्योर है कि हमने कोई गलती नहीं की है, कंपनी कॉन्फिडेंट है। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री देखे ना इस कंपनी के प्रमोटर की, तो वो कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिलती है। लिस्टिंग के दौरान मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, पहले भी हम वारी रिन्यूएबल को डिस्कस करते थे तो भी मैं आपको बता चुका था कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है। नो डाउट कंपनी के अंदर पैसे बन रहे हैं, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट बनेगा। लेकिन जब भी ऐसे प्रमोटर होते हैं तो कभी भी टॉप होल्डिंग्स नहीं बनाते हैं, बहुत मोटा पैसा नहीं लगाते हैं। ठीक है, टेक्निकली देखते हैं और सेक्टर के अंदर अगर दम है तो डेफिनेटली यहाँ पे पुश मिलेगा, जो कि इसको मिल भी चुका है। एक समय था जब वैल्यूएशन इसकी 70 पे थी, अभी के समय 40 की है, यानी आधी हो चुकी है, आधी से भी मतलब आधी के आसपास हम बोल सकते हैं। ईपीएस इसका बड़ा है, यानी नंबर्स इसके अच्छे आए हैं। प्रॉब्लम है यूएस, यूएस को लेकर जब भी कुछ भी न्यूज़ आती है कि यूएस के अंदर सोलर को मतलब हम बोल सकते हैं कि यूएस के अंदर ट्रम्प बोल चुके हैं कि सोलर की जो भी पॉलिसीज़ है जिसके अंदर हम इंपोर्ट करते हैं उस सबको ख़त्म करूँगा। खुद की जो कंपनीज़ होगी, यूएस की जो भी कंपनीज़ होगी, उनसे ही डिमांड सप्लाई पूरी की जाएगी। इंडिया से कोई भी माल नहीं आएगा और आएगा तो उसके ऊपर मोटा टैरिफ लगेगा और जो भी चोरी करेगा या कुछ भी करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर उस हिसाब से एक्शन लिए जाएंगे। तो यूएस अभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है इस कंपनी के ऊपर, देखते हैं क्या इम्पैक्ट होगा। बाकी चेकआउट करते हैं कि कैसी होल्डिंग्स इसमें है। अब देखिए होल्डिंग में तो आपको दिखाई देगा प्रमोटर ने तो कुछ बेचा नहीं, पिछले 3 क्वार्टर से 64.31% की है। एफ ने जरूर इसमें लिया है 1.5%, उसके बाद में थोड़ा सा बेचा, उसके बाद में यहाँ पे होल्डिंग्स इंक्रीज की है। डी की बात करें तो डी ने भी पिछले क्वार्टर के दौरान अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, लेकिन पब्लिक के पास में मोटा शेयर है, 30% की होल्डिंग है। एफ के पास में 2% की, डी के पास में 2-3% की है। कुछ बड़ी होल्डिंग्स नहीं है, लेकिन ठीक है, कंपनी का स्टॉक चल रहा है नंबर्स अच्छे आने की वजह से, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ऐसी कंपनीज में कभी भी टॉप होल्डिंग्स नहीं बना के चलते, वो मैं आपको बता चुका हूँ। गोल्डन रूल, फाइनेंस, कंजप्शन, आईटी, ये तीन जो पॉइंट होते हैं, मतलब सेक्टर्स होते हैं, ये इन्वेस्टर्स के पास में मेजर सेक्टर्स होते हैं। अगर आप किसी भी फंड की भी होल्डिंग देखोगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि फाइनेंस है, आईटी है, कंजप्शन है, उसके बाद में इंडस्ट्रियल है, फिर केमिकल है। ठीक है, ये छोटे सेक्टर होते हैं, केमिकल को हम लेके चल सकते हैं।
इंडस्ट्रियल के अंदर भी आती है काफ़ी सारी कंपनीज, वायर एंड केबल की कंपनीज भी आती है, लेकिन ये 3 होते हैं ना, ये पिलर होते हैं पोर्टफोलियोज के। तो ये इमर्जिंग सेक्टर है, अच्छी कंपनी है ग्रोथ के हिसाब से, लेकिन देखते हैं क्या कुछ निकलेगा। यूएस के ऊपर कंपनी डिपेंड तो करती है काफ़ी ज़्यादा, तो इसी वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिली है। स्टॉक अभी आ चुका है अपने रेसिस्टेंस पे, लेट्स सी कि क्या आउटकम यहाँ पे निकलता है। कंपनी बाइज्जत बरी होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के ऊपर कुछ पेनल्टी लग जाती है तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है HAL। न्यूज़ आई थी ओपन मार्केट के अंदर 12 बजे के आसपास, और स्टॉक नीचे था, यानी हम बोल सकते हैं ज़्यादा नीचे नहीं था, क्योंकि डिफेंस कंपनीज भी फिसली थी करके कल के दिन, और काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक गिरे थे, तो जो कम गिरे हैं उसको थोड़ा सा बेटर हम बोल सकते हैं। तो कंपनी ने बोला है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 इंजन्स प्रोवाइड करेंगे अगले साल, और प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस यानी बनाएंगे मोर देन 12 एयरक्राफ्ट आने वाले साल के अंदर। तो अच्छी न्यूज़ है, और उसके हिसाब से ये रिएक्शन आपको देखने को मिला। देखो कंपनी का स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को हिट कर चुका है, वापस अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश में है। सो टेक्निकली स्टॉक अभी थोड़ा सा नेगेटिव जोन में जाने की तैयारी कर रहा है। बाकी न्यूज़ अच्छी इसमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है पारस डिफेंस। 2% की गिरावट इसमें हुई है कल के दिन सुबह 9 बजे के आसपास की न्यूज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। कंपनी को दोस्तों ऑर्डर मिल चुका है 3.8 मिलियन यानी 34 करोड़ रुपीस का। अब ये बड़ा ऑर्डर है वैसे कंपनी के हिसाब से, कंपनी का मार्केट कैप जिस हिसाब से है उस हिसाब से। बाकी 2% के साथ में स्टॉक नीचे गया। अब देखो डिफेंस कंपनीज को लेकर न्यूज़ आ रही है, अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, या फिर कंपनी कुछ एक्सपेंड कर रही है, कंपनी अच्छी कमेंट्री दे रही है। होता क्या है कि जब मार्केट गिरेगा ना तो सभी कंपनीज ऑलमोस्ट गिरती हैं, बट आपको ये देखना है कि उस मार्केट के अंदर कौन सी कंपनी के अंदर दम है, कौन सी कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेक्टर्स हैं, डिफेंस हो गया, डेटा सेंटर हो गया, AI है, ग्रीन एनर्जी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्टर में वैल्यू बाइंग चल रही है अभी, क्योंकि बहुत ही डिस्काउंट के साथ में स्टॉक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो ये आपको चेक करना होता है। तो ठीक है डिफेंस कंपनीज अभी गिरी है मार्केट के प्रभाव में, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे चल के। बाकी ट्रेंड वैसे देखें तो इसका पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। अगर इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन होती है कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि डिफेंस कंपनी कौन सी अच्छी कौन सी क्या है, तो फिर उसके पास में एक ऑप्शन होता है इंडेक्स को खरीद लेने का। तो इंडेक्स का ETF भी अवेलेबल है, जिसको अगर आप सर्च करोगे अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में, तो एमओ डिफेंस करके आप लिखोगे तो ये आपको दिखाई देगा, या अपनी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन में आप सर्च करोगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस, ठीक है, तो उसका म्यूचुअल फंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कल ये टूटा 2% के साथ में, क्योंकि इंडेक्स भी गिरा, तो इसको भी चेक कर सकते हैं आप चाहे तो। अब देखिए इसको भी टेक्निकली देख लेते हैं। ETF है ये, सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करा है। वैसे हुआ था इसमें ब्रेकआउट रिवर्सल, अभी तक ब्रेकडाउन हो गया मान लो अब, तो ठीक है, मार्केट अगर और फिसलेगा तो फिर डेफिनेटली ये भी फिसलता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन डिफेंस कंपनीज में भी दम है, ऑर्डर बुक अच्छी है, और आने वाले कुछ टाइम में ऑर्डर भी अच्छे मिल सकते हैं, तो पॉजिटिवली देखें तो बेटर होगा। अगली जो कंपनी है इसका नाम एशियन पेंट्स। स्टॉक गिरा 2.5% के आसपास, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका हो चुका है, 3+ था पहले, अभी कम हो चुका है, वैल्यूएशन 62 के पी के आसपास है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि CLSA ने इसके टारगेट को कट किया है 1927, 2.5% स्टॉक फिसला। इससे पहले भी एक बैड न्यूज़ हमने इसमें सुनी थी 11 सितंबर को, कि एशियन पेंट्स ने बोला था कि हमारे ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो वो बंद करो, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो गलत है। लेकिन ग्रासिम ने कंप्लेंट की थी कि एशियन पेंट्स अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए गलत कदम उठा रहा है, तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी इनकी रिक्वेस्ट कि हम तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रुकने वाले नहीं है। तो ये भी एक बैड न्यूज़ है। तो स्टॉक 2.5% के साथ में नीचे है। स्टॉक ने भी रेसिस्टेंस को हिट किया है। अभी ये एक रेंज कंपनी के स्टॉक की बन चुकी है, ऊपर जाने की संभावना काफ़ी कम दिख रही है, क्योंकि नंबर्स वैसे नहीं आ पाएंगे ग्रासिम की वजह से। लेकिन ठीक है, आने वाले टाइम में जो वैल्यू अच्छी इसकी हो जाएगी, जैसे मैं आपको आज की फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्केट अभी टाइम करेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि वैल्यूएशन डिक्रीज नहीं करती है, स्टॉक इतना नहीं गिरता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जब गिर चुका होता है तो ज़्यादा गिरता नहीं है, लेकिन वो टाइम वेस्ट करता है, वो टाइम करेक्शन आपको देता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स अच्छे आते रहते हैं या ग्रोथ मिलती रहती है, वैसे वैसे वैल्यूएशन फिर नीचे आती रहती है, फिर स्टॉक के अंदर तेजी आती है। तो वो चीज़ भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है नेटवेब। जिसके भी पास में है खुश है, क्योंकि पैसा बन रहा है इसके अंदर। टोटल मार्केट एक तरफ और ये कंपनी एक तरफ, जितना मार्केट गिरे
उससे ज़्यादा स्टॉक भाग जाता है ऊपर। तो आज के दिन यानी कल के दिन 2% के साथ में तेजी इसमें बनी। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप, 160 का पी रेशियो इसमें हो चुका है। यहाँ पे रीज़न है नंबर्स, अगले महीने नंबर्स आने शुरू होने वाले हैं। काफ़ी सारी कंपनीज ने डेटा दे दिया है कि उनके नंबर्स कब आने वाले हैं। चेक कर सकते हैं आप बीएसई की वेबसाइट पे जाके। बाकी आप इसमें देखोगे तो मेंशन ये कर रखा है अर्निंग पावर है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 100% या मोर देन 100% के साथ में अपनी प्रॉफिट को बढ़ाया था। सेल्स भी बढ़ी थी, ऑर्डर भी इसमें अच्छे हैं। तो विन विन सिचुएशन इसमें दिख रही है इन्वेस्टर्स को। Q2 के रिजल्ट देखते हैं कैसे आते हैं, कैसी कुछ कमेंट्री सुनने को मिलती है, क्योंकि कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ क्वार्टर की कमेंट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो 17,000 करोड़ का 1700 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है, 405 करोड़ का जो ऑर्डर मिल चुका है, उसको कैसे कंपनी देख रही है और उसके बाद में कैसे कैसे ऑर्डर इसको मिल सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको कमेंट्री में सुनने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जब से कंपनी लिस्ट हुई ना, तब से अभी तक इतने वॉल्यूम देखने को नहीं मिले जितने वॉल्यूम अभी कुछ टाइम पहले देखने को मिल गए। ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद से वॉल्यूम अच्छे ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, यानी इन्वेस्टर्स अभी भी इसको खरीदने के लिए बेताब है। सो अच्छी तेजी बनी हुई है, जिसके पास में है वो रखेगा, क्योंकि बेचने का कोई सेंस है नहीं, ना ही टेक्निकल्स के हिसाब से और ना ही फंडामेंटल्स के हिसाब से, ना ही फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी है इसी सेक्टर से बिलोंग करती है, सेगमेंट से, डेटा सेंटर, E2E नेटवर्क्स। ये भी चल गया कल के दिन 4% के साथ में, जस्ट 6,000 करोड़ का मार्केट कैप, लेकिन 172 का पी है, यानी नेटवेब से महंगा है। नेटवेब इससे सस्ता है ये समय, इतना चल जाने के बाद भी। देखो डेटा सेंटर की रेस है ना, उसके अंदर तो नेटवेब अभी सबसे आगे हैं। किसी भी चीज़ में आप देख लो, ऑर्डर बुक को देख लो या इंफ्रा को लेकर देख लो, मतलब बाकी सारी जो भी कंपनीज है वो अपने इंफ्रा को बिल्ड कर रही है, जमीनें हैं उसके ऊपर डेटा सेंटर बना रही है, कैपेक्स कर रही है, लेकिन नेटवेब के पास में एडवांटेज है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके पास में पहले से हैं। अभी वो और एक्सपेंड कर रही है, लेकिन उनके पास में बेस बना हुआ है। E2E नेटवर्क्स की बात करें तो इसमें देखिए थोड़ा सा मतलब संभलना है, मतलब बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स इसके स्ट्रांग नहीं है, अप्स एंड डाउन्स दोनों इसमें बड़ी आती हैं। टेक्निकल्स के हिसाब से देखिए तो चलो ठीक है, अभी यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है अनंत राज की तरह, लेकिन अगर आप देखोगे नंबर 1 पे कौन सा है तो नेटवेब है। उसके बाद में अगर आपको रिस्क लेना है तो फिर आप इन कंपनीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंपनी है अनंत राज। इसको लेकर जो न्यूज़ आई है ना, आज के दिन आई है, आप देख सकते हैं 27 सितंबर 10:17 के आसपास की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि कंपनी एम कर रही है, कंपनी का गोल है कि डेटा सेंटर के बिजनेस को ग्रो करके बढ़ा देना $1 बिलियन तक बाय फाइनेंशियल ईयर 31-32। देखो लंबा है थोड़ा सा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, आज इन्वेस्टर ने न्यूज़ देखी, कल भूल भी जाएगा। इन्वेस्टर देखेगा अगले 2 क्वार्टर में कंपनी क्या करने वाली है, ये नहीं देखेगा 31-32 में क्या करेगी। लेकिन चलो ठीक है, कंपनी का मिशन अच्छा है, क्योंकि $1 बिलियन की बात हो रही है, बहुत बड़ी बात हो रही है। तो कंपनी ने सोचा चलो ठीक है, हम बता देते हैं कि हम ये जो नंबर है कब तक अचीव करने वाले हैं। साथ में कुछ अच्छी न्यूज़, आप जैसे पहले मैं आपको दिया था इसमें 15 सितंबर को, उसको भी आप चेक कर लो कि सरकार विचार करिए कि 20 साल का टैक्स छोड़ दिया जाए, माफ़ किया जाए डेटा सेंटर्स के लिए, क्योंकि वैसे भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, तो सरकार भी थोड़ा सा सपोर्ट करती है वैसे सेक्टर्स को। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है। टेक्निकली आप देखोगे तो स्टॉक अभी अच्छे वॉल्यूम के साथ में फट चुका है, निकल चुका है वीकली चार्ट में ऊपर की तरफ। अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई से अभी तक के गैप को देखूँ तो 40% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। देखते दोस्तों क्या ये कवर कर पाता है या फिर नहीं, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा तेज़ी से ये अपनी ज़मीनों को या आईटी पार्क को डेटा सेंटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो पता चलेगा आपको Q2 के रिजल्ट के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।